अस्सलाम वालेकुम। कहानी अप में आप सबकी आमद का बेहद शुक्रिया। एक खूबसूरत सा नावलेट आप सब के लिए जिसका नाम है ज़मीनी खुदा, राइटर उम्मे अक्सा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। तो फिर कहानी सुन लीजिए। गाड़ी से उतरकर लंबे स्ट्रैप का बैग उन्नाब ने अपने कंधों पर डाला और सारा को अपने साथ आने का इशारा किया। सड़क क्रॉस करके दोनों HBL के सामने थीं। मुस्तैद सिक्योरिटी गार्ड ने शीशे का दरवाज़ा अंदर से खोला, बैग में से चेक बुक निकालती और कंप्यूटर के सामने बैठे कैशियर के पास आई। एक्सक्यूज़ मी सर, मेरे अकाउंट की अमाउंट बताइएगा। अकाउंट नंबर, खुश शक्ल जवान मसरूफ़ लहजे में बोला। 4080। उन्नाब ने आखिरी 4 हिंद से बोले। ID कार्ड चेक करवाइएगा। वो वहीं शीशे की मेज़ पे चेक रखे तारीख डाल रही थी जब आवाज़ आई। बैग की ऊपरी पॉकेट से ID कार्ड निकाल कर उन्नाब ने पकड़ाया। चेक की बैक साइड पर इसने अपने 2 साइन किए। तभी सारा इसके करीब आकर बोली, 13,000 दे दो बस, मैं चंद दिन में लौटा दूंगी तुम्हें। कोई बात नहीं, 20 ले लो। इसने भी सरगोशी की। 48 रुपये। बैंक का वर्कर बोला। जी सर। उन्नाब को लगा इसे सुनने में गलती हुई है। 48 रुपये मैम, ये चेक कर लें। इसने स्क्रीन उन्नाब के सामने की। तैश की एक लहर उसके अंदर से उठी और दुख बन के ठहर गई। आज 6 तारीख थी, तनख्वाह आए महज 5 दिन हुए थे अभी। चेक के टुकड़े करके इसने डस्टबिन में डाला। सारा से निगाहें मिलाए बगैर आहिस्तगी से आई एम सॉरी कहती बाहर निकली। अगले महीने पूरे 5 साल हो जाएंगे नौकरी करते। 5 सालों में 60 महीने होते हैं। शुरू में इसकी तनख्वाह 25,000 थी, फिर 30, फिर 32, 35 और अब 37,360। 30 की एवरेज निकाल कर देखें तो उन्नाब ने गली में खड़े मोबाइल से कैलकुलेटर निकाला। 18,07,300 ने मुंह चढ़ाया। और अकाउंट में क्या था? 48 रुपये। इसे पता था कि इसे लाइल्म रख कर इसके अकाउंट से रकम निकाल ली जाती है, मगर क्या कहती, क्या करती? नकब लगाने वाले भी तो अपने ही थे। हयात के घर आने का वक्त होने वाला था। मेहरमा हिम्मत करके उठी, हानिया के कपड़े बदलवाए, अपनी रेजगारी से 5 सिक्के निकाले और गली की नुक्कड़ से एक पैम्पर पकड़ लाई। ये ज़रूरत इनके यहाँ अभी अय्याशी तसव्वुर की जाती थी। मेहरमा की जब कभी तबीयत नासाज होती, अपनी जमा पूंजी से यह अय्याशी कर ही लेती। सुबह की बनी रोटी दूध में भिगोकर टुकड़ा टुकड़ा हानिया को खिलाई और लकड़ी के 1-2 टूटे फूटे खिलौने हानिया के आगे रखे। कनस्तर में ज़रा सा आटा था, परात में आटा निकाला। सुबह की बची मूंग मसूर की दाल का ज़रा सा सालन बचा हुआ था, परात में आटे के ऊपर सालन डाला। सब्ज़ी की किनारा टूटी टोकरी में खुश्क हुए पुदीने की चंद पत्तियाँ पड़ी थीं, वो भी परात में डाली। एक छोटा प्याज, कुटी हुई सूख मिर्चें, चुटकी भर नमक डालकर सब चीज़ों को मिक्स करके गूंद कर रखा। झाड़ू उठाकर कमरे में आई। 4 सालों से बिछी एक ही बेडशीट को झाड़ कर बिछाया और झाड़ू लगाने लगी। हाँ हाँ, फेर दे, जो 4 बरकतें रहमतें हैं ना घर में, इन पर भी फेर दे झाड़ू। कितनी बार समझाया, पुट्ठी माता इसकी, सीधी होती तो बंदा ना सीधा कर लेती अपना। इसकी सास इसकी देवरानी की सब्ज़ी बनाती बावाज़े बुलंद बुड़बुड़ाई। जो माँ बाप से सीधा ना हुआ, माँ बाप जो हाकिम होते हैं, वो बीवी से क्या सीधा होगा? बीवी जो महकूम होती है। झाड़ू फेरते मेहरमा ने झाड़ू के तिनकों से लिखा और ऊपर झाड़ू फेर दिया। हमने तो शादी की थी भाई कि शायद सुधर जाए। इसके शायद के तजर्बे की नज़र इसकी पूरी ज़िंदगी हो गई थी। एक और सोच झाड़ू के तिनकों से नाचती हुई निकली। मेहरमा ने झाड़ू पटका। सास की कोई एक बात कहने की देर होती थी, बाकी बातें, गुज़श्ता बातें भी साथ आ मिलती और इसके गिर्द घेरा डाले नाचे जाती। मेहरमा ने कूड़े में से शॉपर उठाकर हाथों पर चढ़ाया। सारा कूड़ा उठाकर डस्टबिन में डाला और छोटे से बेसन के सामने आन खड़ी हुई। हाथ धोते उलझे बाल निगाहों की गिरफ्त में आए तो इसने कसकर दुपट्टा ओढ़ लिया। जैसे तैसे 3 रोटियां बन ही गई थीं। देसी घी का लेप किया और देवरानी के बेटे को 10 रुपये थमाए कि अचार का पैकेट ले आओ। चोंचले देखो। देवरानी निगाहों से लिख गई। मेहरमा ने निगाहों का लिखा निगाहों से पढ़ा और पी गई। हयात आ चुका था और हाथ धोकर सीधा इसी की तरफ आया। मेहरमा ने दस्तरखान चुन दिया। आज खिलाफ मामूल वो चुप थे, वरना पेट्रोल पंप की मुशक्क़त भरी 12 घंटे की ड्यूटी कहर की सूरत मेहरमा पर बरसा कर इसे मुशक्क़त ज़दा कर देता। नौकरी करना इसे अजाब लगता था, बल्कि इसे तो कोई भी काम करना अजाब ही लगता। पढ़कर वो ना दिया था। दर्जी का सब काम सीख चुका तो दिल ख़त्म हो गया। राजगीरी सीखी और भाड़ में झोंक दी। सभी सियानों ने मशवरा दिया, शादी कर दो, ज़िम्मेदार हो जाएगा, मगर वो शादी के तीसरे महीने आजिज़ हो गया।
ज़ुबान नोकेली खार बन गई और वजूद कांटों भरी झाड़ी जो उलझ उलझ जाता। मारे बांधे 1 महीना नौकरी करता, आखिरी पैसा खर्च हो जाने तक ऐश। महरमा ने सबसे अच्छे होटल का सबसे अच्छा खाना शादी के बाद ही खाया था, और फाके भी शादी के बाद ही देखे थे। शादी से पहले अचार रोटी थी और रोज़ ही थी। इसका अब्बू सब्ज़ी बेचता था, मगर घर के लिए न बचती थी। 2 बहनें थीं, मरियम बाप की सब्ज़ी की रेड़ी, माजली बीमार। बाप ने अपनी हैसियत के मुताबिक पढ़ाया लिखाया और रुखसत कर दिया। नौकरी छोड़ दी है मैंने, सोते वक्त करवट बदलते हयात बोला था। मेहरमा ने चौंक के देखा। फाके सामने दीवार पे आन खड़े हुए। कराची जा रहा हूँ कल दोपहर में, काम मिल रहा है। इसकी आवाज़ में नींद का खुमार उतरा। मेहरमा की नींद उड़ गई। सबा अरसा दराज बाद मेहरमा से मिलने आई थी। इसका हाल अबतर था। फाकों ने गालों की हड्डियां उभार दी थीं। चाल में लंगड़ाहट और पसलियां बाहर आने को बेताब थीं। दूध वाला रोज़ उधार के आसरे पर आधा किलो दूध दे जाता था। मेहरमा खुश्क रोटियां दूध में भिगो कर रख देती। यही नाश्ता होता, यही खाना। सास देवरानी इसकी हालत देखकर ठट्ठे लगाती। रिस्क औरत का नसीब होता है। अच्छा तुम हयात की ज़िंदगी में आई हो, इसके हिस्से का रिस्क भी तुम्हारी मनहूसियत की नज़र हुआ। वो कभी पलट कर जवाब दे देती, कभी चुप रहती। ठीक है, 10 पास को आजकल नौकरी नहीं मिलती। तुम किसी के घर भी तो काम कर सकती हो। फाकों से बेहतर होता है काम वाली बनना, सबा ने मशवरा दिया। मेरी सास की गैरत नहीं गवारा करती और मियाँ साहब की भी। मेहरमा तल्ख हुई। इनकी इज्जत पर हर्फ आएगा अगर मैंने दूसरों के घर में जाकर काम किए तो। घर में भूखा बिठाकर तो इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आता ना। सबा भी तल्ख हुई। आएगा कब तक हयात? जब इसकी मर्जी हुई। इसे को पैसे भेजे। अभी 12 दिन हुए हैं, महीने बाद तनख्वाह मिलेगी। और तब तक तुम क्या करोगी? फाके, इसने बगैर परेशान हुए जवाब दिया। माय गॉड, सिलाई आती है तुम्हें? नहीं तो सीख लो। मैं भूखे पेट कुछ नहीं सीख सकती। क्या बनेगा तुम्हारा? एक काम कर दोगी क्या? सबा ने डरते डरते पूछा। इसके अपने हालात कुछ ख़ास नहीं थे। मेहरमा के मोहल्ले की थी वो भी। ये एक बाली सेल कर दो मेरी। इसने जेवर के नाम पे पहनी इकलौती बालियों में से एक कान से निकालकर सबा के हाथ पर रखी। ठीक है, कल ही कर दूंगी। तुम्हारे माँ बाप ने वैसे हयात से तुम्हारी शादी करते वक्त यही देखा कि वो हयात है? जाते जाते वो बोली थी। हयात को गए 1.5 माह हो चुका था। बाली बेच कर जो पैसे मिले वो भी ख़त्म हो चुके। फाके तो थे ही। ताने और बातें इससे सिवा थीं। अब तो मेहरमा सूली पे लटकी थी। खाने को रोटी तक ना थी। वो ससुराली बातों को तानों के साथ लगाकर खा लेती और रात को हयात का ख्याल बेड की दूसरी साइड पर लिटा देती। 2 माह बाद वो वापस आया था और अपना खाली वजूद ही लेकर आया था। जेब में धेला तक ना था। जितना कमाया था खा के आया था। 1 महीना किसी दुकानदार के पास बतौर मुलाजिम काम किया और फिर से 2 जोड़े शॉपर में डालकर तैयार हुआ। इस्लामाबाद जा रहा हूँ। मेहरमा तीर की तरह उठी और इसके सामने हाथ जोड़ दिए। सूखी रोटी खिला दो, मगर यहीं रहो। यहाँ रहता था तो कुछ एहसास भी रहना था। थोड़े दिन काहिल रहता, मारे बांधे ही सही, किसी न किसी काम से लग जाता। बस तुम मुझे कुछ भी करने मत देना। हयात ने मेहरमा की जिम्मेदारी अपने वजूद पर से झटकी। नींद की परी दूर देश में नींद बांटती थी। मेहरमा और हानिया मुंतज़िर लेटी थी। कमरे में हयात के बेफिक्र खर्राटे गूंजते थे। मम्मा, हानिया की आवाज़ पर मेहरमा ने किसी आवारा सोच से पीछा छुड़ाया था। पुलाव खाना है। इसकी मासूमियत इनकी गुर्बत पर हावी थी। चुप, सो जाओ। समोसा खाना है। फरमाइशों की पिटारी वाला मुंह खुल चुका था। सो जाओ। करवट बदलती मेहरमा ने अब के इसे डपटा था। नज़र सामने हयात के मोबाइल पर फिसली। ऑन करके वॉल्यूम स्लो करके हानिया को थमाया। मम्मा, पापा। हानिया ने इसे भी शरीक किया। हाँ, ऐसे काम तो जितने चाहे करवा लो मलिक साहब से। वो दोनों हयात की टिकटॉक वीडियोस देख रही थी। कहाँ छुपती फिरती हो? ब्रेक टाइम में सारा उन्नाव के पास आई। नहीं, मैंने कहाँ छुपना है। वो फीका सा मुस्कुराई। मुझे बहुत शर्मिंदगी फील हुई इस दिन। इसने मेज़ का कोना खुरचा। अगर चाहो तो डिस्कस कर सकती हो। मैंने कभी किसी से कोई बात नहीं की। इट्स ओके। सारा ने कदम मोड़े। आए बैठें। उनाब ने किसी फैसले पर पहुंचते मिस सारा को कुर्सी पेश की। अब्बू मेरे बचपन में ही फौत हो गए थे। 2 बड़े भाई थे और अम्मी। बड़े भाई को कोई ख़ास पढ़ने का शौक़ नहीं था, सो छोटा मोटा कारोबार कर लिया, जो कि इतने साल गुजरने के बावजूद भी छोटा मोटा सा ही है। बड़े भाई के 3 बच्चे हैं। इससे छोटे भाई यूँ तो वापडा में, मगर इनकी किसी से बनती नहीं। 2 बीवियों को तलाक दे चुके हैं। अभी पिछले महीने तीसरी शादी की है। घर जाती है, बड़े भाई ऊपर रहते और हम छोटे के साथ नीचे। अम्मी बहुत चालाक हैं, ना बहुत समझदार, ऊपर से भाइयों से डरती भी हैं। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। स्कूल से पढ़ी, फिर गवर्नमेंट कॉलेज से सरकारी नौकरी भी मिल गई।
मेरा एटीएम छोटे भाई के पास होता है, चेक बुक बड़े भाई के पास। दोनों मेरे सर पर हाथ रखकर हर माह मुझे चंद सौ पकड़ा देते हैं। दोनों भाइयों की खास आपस में बनती नहीं, मगर मेरी तनख्वाह किस महीने कौन लेगा, इस पर इत्तेफाक बड़ा होता है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी और तनख्वाह वाली लड़की एक बराबर होती है। बस उन्नाब ने तवक्कुफ किया। और तुम्हारी शादी? जोड़ का मिल नहीं रहा, ना ही मिलेगा, वो तल्ख हुई। तुम खुद से कोशिश कर लो, सारा ने मशवरा दिया, लेकिन बहुत सोच समझ के। तनख्वाह वाली को देखकर बहुत लोग फुसलाते हैं। फ़िलहाल तो मेरी माँ में इतनी हिम्मत नहीं, मुझ में कहाँ से होगी। मैं बहुत दुआ करूँगी तुम्हारे लिए, मुझे यही चाहिए। उन्नाब धीरे से बोली, दुनिया में और भी लोग होंगे ही हमारी तरह, जिनके लिए रोटी भी अय्याशी होती होगी। पेट भरना और पेट भरे हुए फिरना बहुत बड़ी ख्वाहिश होगी। या मालिक, अब तो बेचने को भी कुछ नहीं बचा, अब तो ही मनोसलवा भेज। मेहरमा घुटनों के बल बैठी दीवार से टेक लगाए सोचों में गुम दुआ गो थी। हयात पर आजकल फिर से काहिली सवार थी। सारा दिन बाहर घूमना फिरता, माँ से खा पी लेता, रात भर इसके खर्राटे गूंजते। मेहरमा दिन भर भूखी बैठी रहती। जो थोड़ा बहुत कुछ खाने को होता वो हानिया को दे देती। रात भर छत की कड़ियाँ गिनती रहती। नींद और ख्वाब भी भरे पेट वालों के नसीब में ही होते हैं। भूखे पेट ज़मीन आसमान सूरज चाँद सब रोटी नज़र आते हैं। एक काम है मेहरमा जिसमें बहुत पैसा है, मगर मुझे तुम्हारा साथ चाहिए होगा। अगले दिन हयात काफ़ी पुरजोश था। लिफाफे मुझसे नहीं बनेंगे। मेहरमा ने बेजारी से हाथ उठाए। ये नहीं, मिठाई के डब्बों की सेटिंग ना कर पाऊँगी, बिल्कुल भी ना करना। फैक्ट्री की शर्ट्स के बटन भी नहीं लगा सकती, हरगिज़ मत लगाना। फिर वो मशकूक हुई। मैं यूट्यूब चैनल बनाने वाला हूँ, टिकटॉक इंस्टा तो पहले से ही हैं। दोनों मिलकर वीडियोस बनाया करेंगे। तुम्हें पता है कितना पैसा है इस काम में, माला माल हो जाएंगे हम। आज मोबाइल घर रख कर जाऊँगा, इसमें कुछ वीडियोस तुम्हारे लिए डाउनलोड किए हैं, देख लेना, कुछ अकल आइडिया मिल जाएगा। ये तो अजीब सा काम है, हमारे ख़ानदान वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। मेहरमा मुतज़ब्ज़ब थी। जब हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो ख़ानदान वाले ही तलवे चाटेंगे। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? पैसे होते तो भूखी बैठी होती। मेरा मतलब कोई चीज़ जिसे बेचकर पैसे मिल जाएं। नहीं, वह कतियत से बोली। जहन में अकलौती बच जाने वाली छिलका बाली आई, मगर हयात पे वो इतबार ना कर सकती थी। दिन भर वो बाहर रहा, वो वीडियोस देखती रही। पता नहीं मैं ये कर भी पाऊँगी या नहीं। शाम में वो हयात को मोबाइल थमाते कह रही थी, ये मियाँ बीवी देखो ज़रा, सब्सक्राइब भी ठीक से कहना अभी तक नहीं आया। और 1.5 साल से लाखों कमा लिया, नया घर बना लिया, गाड़ी ले ली। तुम तो फिर मैट्रिक पास हो, मैंने भी एफए किया है, तो हम बहुत अच्छा कर लेंगे। हयात को उम्मीद पर भरोसा था। मेरा एक जानने वाला है, चैनल इससे बनवाएंगे, साथ में वो 40-50 के करीब सब्सक्राइबर्स भी देगा। हम कल सुबह से वीडियोस बनाना शुरू करते हैं। बस वो 5,000 मांग रहा है, कहीं से बंदोबस्त हो जाए रात सोने से पहले। मेहरमा ने आखिरी बची बाली हयात के हाथ पे धर दी। वो एक बार और हयात पर एतबार कर लेना चाहती थी। पहली वीडियोस में मलाई रोल की तरकीब की डाली हुई थी, मेहरमा मलिक हयात व्लॉग्स पर। इस वीडियो को बनाने में कमो बेश 4 घंटे लगे थे। पहले उन्होंने एक लिस्ट बनाई खानों की, रेसिपीज़ की। कुछ बची रकम से वो इनके मुताबिक सामान ले आए थे। कभी कोई वीडियो समझ में ना आती तो वो चैलेंज की वीडियो बना लेते। आइसक्रीम खाने का चैलेंज, गोलगप्पे, बर्गर खाने का चैलेंज। घंटे भर की वीडियो को एडिट करके 10 मिनट में बदलते। कुछ फ़िल्टर इस्तेमाल करते। रात भर सोचते, दिन भर वीडियोस बनाई जाती, थंबनेल बनाते, रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियोस डाली जाती। इंस्टाग्राम पे तस्वीर डालते, टिकटॉक पे हल्की सी झलक और यूट्यूब पे मुकम्मल वीडियो। दोनों दिमागी मुशक्क़त कर रहे थे, और क्या खूब कर रहे थे। दिन भर सारी रात सास बातें सुनाती और देवरानी ठट्ठे उड़ाती। हाँ हाँ, अब अदाकाराओं की नकल करेंगी ये। अरे वो अमीर तरीन घरानों के होते हैं, इतने कपड़े जूते, और ये शलवार और कमीज़ में शुरू हो जाते हैं। गुनाह अलग। हानिया की तबीयत ख़राब थी। हयात भाई की मोटरसाइकिल मांग कर लाया था। मेहरमा और हयात इसे सिविल अस्पताल लेकर जा रहे थे। लंबी लाइन में लगकर पर्ची बनवाई, फिर इससे भी लंबी लाइन में लगकर मुफ्त दवाई ली थी। मेहरमा हानिया को संभाले हुए थी, जबकि हयात साथ साथ व्लॉग बना रहा था। अस्पताल के कुछ अंदरूनी मनाजिर, कुछ बैरूनी। गेट से बाहर निकलते गेट कीपर को 20 रुपये थमाए और मोबाइल बंद किया। एक व्लॉग मुकम्मल था, रात में बैठकर इसकी काट छाँट कर लेनी थी। आंगन रेस्टोरेंट के करीब से गुजरते हयात ने बाइक रोकी। आओ ज़रा। बाइक एक तरफ रोकते इसने मेहरमा से कहा। वो हानिया को संभालती फैमिली एरिया की जानिब आई। जी तो व्यूवर्स, आज हम आंगन में खाना खाने के लिए आए हैं। मेहरमा ने खुशगवार हैरत से हयात की तरफ देखा।
वो एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है। जब तक आर्डर आता है, आइए मैं आपको रेस्टोरेंट दिखाता हूँ। ये एक तरफ सब्जियाँ लगी हुई हैं, ये खूबसूरत फूल हैं, फुल ग्रासी एरिया है। आप लोग देख सकते हैं इस कोने में बच्चों का प्ले एरिया है, झूले लगे हैं। बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन पर ये रेस्टोरेंट बना है। ये दीवार के पास देखिए दूर दूर तक फसीले हैं। ये फैमिली एरिया, यहाँ कुर्सियाँ मेज़ लगे हैं। मर्दाने एरिया में चारपाइयाँ भी रखी हुई हैं। हम अक्सर जब खाना खाना हो बाहर तो नहीं यहीं आते हैं। हयात ने कैमरा बंद किया। वेटर 30वीं मरतबा आया था। यार व्लॉग बना रहे थे, खाना खाने फिर कभी आएंगे, अभी बच्ची की तबीयत नहीं ठीक। मैनेजर साहब आ गए तो आप लोगों के साथ मेरी भी बस हो जाएगी। वेटर ने बुरा सा मुँह बनाया। यार एक सेकंड। वेटर टेबल से बर्तन उठाने आया। अभी अभी कोई फैमिली खाना खाकर उठी थी। जी व्यूवर्स, खाना हम खा चुके। मेहरमा को खाने के दौरान की वीडियो पसंद नहीं और हानिया भी कुछ डिस्टर्ब थी, सो खाने की वीडियो ना बन सकी। उम्मीद करते हैं हमकी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बने रहिए हमारे हाथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हयात कैमरा बंद करते बाइक की तरह बढ़ा। मेहरमा सख्त बदमज़ा हुई। मिल जाए फिर सबसे पहले तो मैं यहाँ का सबसे अच्छा खाना ही खिलवाऊँगा। हयात ने बाइक पे उम्मीद को पहले बिठाया था। अगली वीडियो हयात ने यूट्यूब पर जो डाली वो ट्यूबवेल पे नहाने की बनाई थी। कुछ कुकिंग की वीडियो मेहरमा अकेली भी थी, अकेली कर रही थी। जिस वीडियो में मेहरमा साथ होती है, मेहरमा अकेली होती है, इसके लाइक्स ज़्यादा होते, शेयर ज़्यादा होते और कमेंट्स भी ज़्यादा ही हो गए थे। मिशेल अब खामोशी से सो जाओ वरना मैं लगाऊंगी एक। मिस इरम कब से अपनी 1.5 साल मिशेल को थपक रही थी। माँ की ऊंची आवाज़ से बच्ची डर के और ज़ोर से रोने लगी। आपा बाजी कहाँ हैं? उन्नाब ने मोबाइल से सर उठाया। मिस रिहाना के बेटे को सुला रही हैं। मेरा पीरियड फ्री था तो सोचा इसको सुला दूँ। इरम बाजी मैडम बुला रही हैं। आपा वहीं दरवाजे से कह कर गई थी। मिस इरम ने उम्मीद भरी नज़रों से उन्नाब को देखा। लाई मुझे दे दे। आगे बढ़ी। वो तो वैसी बच्चों की फेवरेट थी। इनके स्कूल में सभी स्टाफ बच्चों या बच्चों वाला था। सिर्फ उन्नाब थी जो गैर शादीशुदा थी। फ्री पीरियड में या ब्रेक टाइम सभी टीचर ससुरालनामा डिस्कस कर रही होती थी। महंगाई बहुत हो गई। चौथे दिन शाम में बड़े भैया अम्मा के कमरे में आए। 100 के चंद नोट उन्नाब के हाथ पर रखे। महंगाई बहुत हो गई है भाई। उन्नाब ने आंखों में लिखा और आंखें भर कर बड़े भैया को देखा। बेहिस लोगों को ज़ुबान का कहा असर नहीं होता। आंखों से लिखा क्या खाक होगा। भैया सब टीचर्स शॉपिंग पर जा रही हैं। ग्रैंड पार्टी है स्कूल में, इसकी पेमेंट भी देनी है। उन्नाब ने ढीठ बनकर पूछ ही लिया। देखो उन्नाब, हमने तुम्हें जॉब की इजाज़त दे दी, इसे गनीमत जानो। ऐसी वाहियात हरकतें और आवारा गर्दियाँ ना मुझे मंजूर है न मजहर को। ऐसा करना है तो आराम से घर बैठो। महमूद भैया खूब गरज चमक के उठ गए। तो मैं कहा था ना, मत करना भाई से ऐसी कोई भी बात। अम्मा अजली कमज़ोर से लहजे में बोली। अम्मा अपनी मेहनत की कमाई भी मैं ख़ुद पर ख़र्च नहीं कर सकती। उसकी आवाज़ रूहान सी हुई। बस एक बार शादी हो जाने दो, फिर जो चाहे करना। शादी हो तो सही। वो सोच कर रह गई। 6 माह की अनथक और इंतहाई मेहनत और कोशिश और बाल बाल कर्ज में जकड़े जाने के बाद बिलाखिर इनकी पहली पेमेंट आ ही गई थी। रात कॉपी पेंसिल लिए हयात उसके करीब आ बैठा और तमाम कर्जा जात की लिस्ट बनाने लगा जिससे उन्होंने 6 माह से कर्जा लिया था। कुछ पैसे रेसिपीज़ के लिए अलग कर लिए थे। अपने भतीजों और भांजों के लिए हयात ने 500 रखे थे। भाई के लिए 2000, भाभी के लिए 1000, माँ के लिए 5000 और लिस्ट मुकम्मल हो गई थी। चंद हज़ार बचे थे जो खर्च के लिए थे। हो गया? मेहरमा ने लिस्ट पकड़ी। हाँ हो गया। 2-3 बार देख लिया है, अब कोई भी नहीं रहता। वाकई मेहरमा की आवाज़ भीग गई। कोई रहता है क्या? हयात ने बाकी रकम गिन कर वॉलेट में रखी। मेहरमा का सब्र आंखों के रास्ते गालों पर टपका। क्या हुआ तुम्हें? हयात ने हैरत से इसे देखा। कुछ नहीं, एहसास दिल से होता है। ज़ुबान को हिलाकर करवाए जाने वाला तो मिन्नत होता है, तरला होता है, खैरात होता है या फिर ताना। वो हयात से ज़्यादा मेहनत करती थी, आइडियाज़ सोचती थी, सेट तैयार करती थी और परफॉर्म भी करती। हयात का ज़्यादा से ज़्यादा किरदार कैमरामैन का होता था और कम से कम वीडियो में इसके हेल्पर का। और इसके हिस्से में क्या आया था? सिर्फ हिसाब। बता दोगी कि क्या हुआ क्या है? हयात झुंझलाया। आंसू ही बहाती रहती तो हक कैसे मांग पाती। सो आहिस्तगी से बोली, और मेरे लिए? तुम्हें कल 2 नए सूट और जूता दिला दूंगा। वैसे भी अक्सर ही कमेंट आया होता है कि आप लोगों के पास एक ही सूट है क्या? सूट और जूते तो मेरी ज़रूरत है। अपनी मेहनत की कमाई से थोड़ा हिस्सा मांग रही हूँ। बस देखते ही नहीं जाते, देखे ही नहीं जाते तुमसे 4 पैसे मेरी जेब में। ये अपनी नहूसत बंद करो। बच गए तो दे दूंगा या नेक्स्ट पेमेंट से ले लेना। हयात बेजारू और मेहरमा दुखी होकर चुप हो गई।
मसरूफियात ज़िंदगी की तलखी को कम करती हैं। वो जैसे जैसे मसरूफ़ होती जा रही थी, ज़िंदगी कम तल्ख हो गई थी। हयात से नाउम्मीद होकर एक दिन इसने अपना चैनल बनाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। हाँ हाँ क्यों नहीं। हयात ने फ़ौरन से हामी भर ली, डबल पेमेंट हो जाएगी। हयात की खुशी दीदनी थी। महरमा इसे फ़कत देख कर रह गई। चंद माह बाद हयात ने अपना कहा सच कर दिखाया था। इसकी पहली पेमेंट पर इसे चंद सौ देकर टरखा दिया और महरमा भी चुप हो गई कि वो इनके हिस्से में आए 1.5 मरले पर प्रॉपर पोर्शन बनवा रहा था। एक बेडरूम, छोटा सा लाउंज, छोटा सा किचन, मार्बल और लकड़ी के कामने से एक मॉडर्न लुक दे रखा था। छोटा सा फोल्डिंग डाइनिंग टेबल, चेयर्स थी, नया फ्रिज। हर माह के गिफ्ट्स आ जाते जिनमें क्रॉकरी से लेकर सूट और घरेलू इस्तेमाल की कई अशिया भी होती। 2-3 टिकटॉकर्स ने इन्हें अपनी सालगिरह पर भी बुलाया था, जिससे फॉलोअर्स और बढ़ गए थे। मेहरमा की देवरानी और सास का रवैया इसके साथ यकसर तब्दील हो गया था। ताने तारीफ़ों में ढल गए और बातें खुशगपियों में। पैसा बड़ी ही कुत्ती चीज़ है भाई, वाकई है। मेहरमा पहले हैरान होती, अब आदी हो चली थी। ज़िंदगी रवां ट्रैक पर रवां हो गई थी। मुश्किलात ने रास्ते और तरीके दोनों का नया भेस अपना लिया था। मिस सारा ने अपने दूर दराज के रिश्तेदारों को उन्नाब के घर रिश्ते के लिए भेजा था। मजहर भाई घर में थे। पहले तो भरपूर तफ्तीश की, फिर कॉल करके महमूद को भी बुलवा लिया। उन्नाब सारे वाक़े से लाइल्म सोई रही और अम्मी को बात करने ही नहीं दी गई। हम अपनी बिरादरी से बाहर शादी नहीं करते। पूरी तफ्तीश के बाद महमूद भाई का जवाब था, मगर हम तो आपकी बिरादरी से हैं, हमने भी शादी नहीं करनी। चलें आप देखभाल के हाँ तो करें, हम इंतज़ार कर लेंगे। हमने बचपन में उन्नाब की मंगनी कर दी थी, हम बचपन की मंगनियाँ नहीं तोड़ा करते। दोनों भाइयों ने बात ही ख़त्म कर दी। अम्मी बेबसी से देखती रह गईं। अगले दिन मिस सारा हैरत से उन्नाब से पूछ रही थी, तुमने बताया ही नहीं, तुम्हारी बचपन में मंगनी हो गई थी। मुझे खुद आपसे अभी पता चल रहा है। उन्नाब का लहजा दुख से नीला हुआ। फिर तो मिस हिम्मत कर ही लें आप। और उस दिन रास्ते में उन्नाब ने अपनी तरफ देखती हर आँख को तवज्जो दी। ज़मीर मलामत करता रहा, फिर भी वो अंधी बहरी गूंगी बनी रही। हानिया की तीसरी सालगिरह करीब थी। व्लॉग के चक्करों में अच्छा खासा एहतमाम कर डाला। करीब 15 दिन पहले व्लॉग बनाया कि एक सरप्राइज़ है, इवेंट आने वाला है। 7 दिन पहले बता ही दिया कि हानिया की सालगिरह है। 5 दिन पहले स्पॉन्सर्स के तहफ़ आने शुरू हुए। एक नए खुले ब्रांड ने हानिया की फ़्राक भिजवाई थी। 2-3 बुटीक वालों ने उनके कपड़े और कुछ हानिया के लिए तहफ़। इन्हें वीडियोस का एक स्टॉक मिल गया। कुछ दिन सुकून से गुजरने वाले थे, बग़ैर इस टेंशन के कि वीडियो बनाई किस टॉपिक पर जाए। सालगिरह वाले दिन के विशिंग कमेंट्स थे। सब रिश्तेदार कैमरे में आने के चक्कर में सज धज के आए थे। मसनूई कह कहे, हर एक चीज़ में मसनूईपन। हयात और महरमा तो आदी थे ही इस मसनूईपन के कि एक इनको हसरत से देखते और इंसान होने की ख्वाहिश पाले हुए थे। महरमा की देवरानी और सास ने भी उनकी देखा देखी अपना यूट्यूब चैनल बना लिया था, बल्कि कई एक रिश्तेदारों इनको फॉलो कर रहे थे। इतनी गर्मी में आई हैं, कुछ खाएं पिएगी क्या? उन्नाब ने मुड़कर देखा, ये उन्हीं के मोहल्ले का लड़का था। गली में दाखिल होते वो अक्सर इसे देखा करती थी, मगर नज़रअंदाज कर देती थी। आज मुड़कर देखा तो इसे शह मिली। 2 कदम चलता इसके बराबर आया। सुनो, क्यों ना हम दोस्ती कर लें? वाजिद इसके कान के करीब गुनगुनाया। उन्नाब ने पहले की तरह ना घूर कर देखा, ना नागवारी दिखाई। मुतवाज़न चाल चलती घर आ गई। हर्जी क्या है, दिल बागी होकर आवारापन पर उतर आया था। तो उन्नाब बीबी, अब तुम्हारा इंतखाब ये होगा, गली मोहल्लों में घूमने आवारा आवाज़ें कसने वाला लड़का। अगर तहफ़्फ़ुज़ दे दे तो क्या बुराई है? दिल तो अतावला हो रहा था। कपड़े तब्दील करके बिस्तर पर नीम दराज उन्नाब ने वाजिद के हुलिये पर गौर किया। बचपन में दोनों एक ही घर ट्यूशन के लिए जाते थे। वो पढ़ाई के मामले में लापरवाह सा था। फिर मैट्रिक में 3 सप्लियाँ आने पर छोड़ दिया और आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री में चला गया। अब भी कभी काम पर चला जाता, कभी ज़्यादातर घर में ही नज़र आता। इसकी बूढ़ी बेवा माँ का वो लेपालक बेटा था। लंबा तड़ंगा, नॉर्मल से नैन नक्श, पहनावा अलबत्ता खूब था। इतना बुरा भी नहीं है, एक माँ ही तो है, ज़ाती घर है। उन्नाब बिला वजह ही सोचे गई। स्टाफ रूम में लंच ब्रेक ख़त्म होने को थी। 35 के स्टाफ में से 4 टीचर्स छुट्टी पर थीं। वहाँ से बाहर निकलकर इसने मोबाइल के कवर में से वाजिद का दिया नंबर निकाला। उन्नाब की शह पाकर कल इसने एक पर्ची पर नंबर लिखकर उन्नाब के बैग की साइड पॉकेट में उड़स दिया था। चंद लम्हे नंबर को घूरती रही, फिर पर्ची वापस बैग में रख कर क्लासरूम की जानिब आई। ज़िंदगी में आई खुशहाली हयात की रिवायती सोच की नज़र हुई थी। जो बीवी के हाथ में पैसा देख ही नहीं सकते, जिनके नज़दीक बीवी का पैसे से क्या काम। बीवी के हाथ में पैसा हो तो वो बिगड़ जाती है,
हर उस दिन घर में लड़ाई होती जिस दिन मेहरमा को पैसा चाहिए होता था। सबा ने नया घर बनाया था। मेहरमा इसे कोई महंगा और अच्छा सा गिफ्ट देना चाह रही थी। हयात आए तो इसने पूछ लिया, मुझे कुछ पैसे चाहिए। ये तुम क्या हर वक्त पैसे पैसे की रट लगाई रखती हो? वो तुनक कर बोला, क्यों चाहिए? क्या मतलब है क्यों? मेरी भी ज़रूरियात हैं। मसलन, हयात का लहजा तीखा हुआ, मुझे हक है कि मैं अपनी कमाई, मेहनत की कमाई अपने हाथ में रखूं। और ये हक तुम्हें किसने दिया? हर मेहनत करने वाले को यह हक हासिल होता है, मुझे भी है। मैं तो नहीं दे रहा तुम्हें यह हक। हयात का लहजा अटल था। हम ये फजूल बहस क्यों कर रहे हैं? बस मुझे मेरी पेमेंट चाहिए। तो ये घर कैसे चलेगा? घर मेरी पेमेंट से चल रहा है। 100 ज़रूरियात होती हैं, तुम्हें क्या पता? तुम्हें तो घर बैठे बिठाए हर चीज़ मिल जाती है। आप मेरी पेमेंट मुझे पकड़ाएं और मेरी ज़रूरियात भी, मेहरमा ने फैसला कुन लहजे में कहा। मैं तुम्हारा चैनल बंद करवाता हूँ, तुम सुकून से घर बैठो। इस काबिल ही नहीं हो तुम कि पैसा तुम्हारे हाथ में थमाया जा सके। वो ज़ोर से दरवाज़ा बंद करते बाहर निकला था। हाँ, इस काबिल तो हूँ मैं कि पैसा कमा सकूँ। इस काबिल नहीं हूँ कि अपना पैसा अपने ऊपर खर्च कर सकूँ। जहाँ भर की तलखी मेहरमा के लहजे में उतरी और अल्फाज का रूप धार कर बाहर निकली। टेंशन और जल्दबाजी ने उन आपके सोचने, समझने, फैसला करने की सलाहियत को अपाहज कर दिया था। शाम से ज़रा पहले अम्मा से इजाज़त लेकर वो शहर के घर आई। शहर का घर वाजिद के घर के बिल्कुल साथ था। इनके घर के बिल्कुल साथ वाजिद का घर था। वाजिद का 3 मरले का घर अच्छी हालत में बना हुआ था। वाजिद, इसकी माँ और 3 मरले का घर बुरी चॉइस नहीं है वैसे। वो छत पे खड़ी शहर से बातें करते कई एक सपने देखे गई। रात एहतियात से कमरे का दरवाज़ा बंद करते और अम्मा के सो जाने के बाद इसने वाजिद का नंबर डायल किया। कैसे हो? इसकी आवाज़ कांपती सी थी। आप कौन? वाजिद की खिली बाँछें वो तसव्वुर की आँख से देख सकती थी, जिसके बैग में नंबर ठूसा था। ओ मिस उस्तानी जी, मेरा मतलब है मैडम साहिबा। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। अब तो सूरज भी छुप गया, वरना बाहर की दौड़ लगाता कि आज सूरज कहाँ से निकला है, यही देखने के लिए। अमावस की रात है क्या? मगर क्या ही मुबारक रात है। वो एक ही सांस में शुरू हुआ। मैं बस यूं ही नंबर चेक कर रही थी। उसने परेशान सा होकर वजाहत दी। लखवार कीजिए जी, जब जब जी चाहे चेक करते रहिए नंबर, अपना ही नंबर है समझिए। उसके लीचड़ से लहजे से घबरा कर उन्नाब ने फ़ोन बंद कर दिया। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग का मैसेज आया और फिर तो भरमार हो गई। सारा वक्त, सारा दिन उन्नाब को मोबाइल साइलेंट मोड पर लगाना पड़ा। पैसे ने हयात की गर्दन में सरिया और लहजे में कलफ डाल दी थी। मेहरमा से वो यूं बात करता जैसे वो कोई छोटी मोटी सी मखलूक हो। व्लॉग बनाते अलबत्ता इसका लहजा शहद आगी हो जाता। टिकटॉक, इंस्टा की वीडियो बनाते वो शो करवाता जैसे वो कोई हैप्पी कपल हो। अच्छे लम्हात मेहरमा की ज़िंदगी में वही रहे जो कैमरे के सामने थे। ज़्यादातर पैसा हयात की अयाशियों की नज़र हो रहा था। घूमना फिरना, दावतें, व्लॉग के बाद बचने वाला तमाम टाइम हयात ऐसे गुजारता। मेहरमा दिल ही दिल में कुटती रहती और पैसा महफूज करने की तरकीबें सोचती रहती। हयात, हम कोई कारोबार ना कर लें? इसे चाय पकड़ा कर लहजे में जहाँ भर की नरमी समोए मेहरमा ने कहा। ये क्या करते हैं हम? हयात ने मोबाइल चुटकी में पकड़ कर लहराया। ये तो हवाई रोज़ी है। वैसे भी बहुत पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या भरोसा कब तक चले ये काम। शुभ शुभ बोलो। कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले लेते हैं, प्लाट या घर, दुकानें वगैरह। हर माह किराया आता रहेगा तो इनकम में इजाफा होगा। मेहरमा की बात हयात के दिल को लगी थी। इजहार ज़रूरी नहीं था। मेहरमा के एक दिन तक वक्फे वक्फे से हयात को कहती रही, बग़ैर इसके मूड की परवाह किए। इसकी मेहनत बिलाखिर रंग लाई और हयात ने कमर्शियल एरिया में 4 मरले का प्लाट ख़रीद ही लिया। मेहरमा ने भी सुख का सांस लिया। इसकी मेहनत की कमाई इसे नहीं मिलती थी, खैर है, किसी काम तो आई। उम्मीद और नाउम्मीदी की कैफियत में सही और गलत ही सही, मगर इसने वाजिद के संग ज़िंदगी बसर करने का फ़ैसला कर ही लिया था। वाजिद का यही एक मसला था ना कि कभी काम करता कभी नहीं, तो वो समझा देगी, इन्हें करने लगेगा काम। ज़रूरियात बढ़ेंगी तो खुद ही कर लेगा। वो सिर्फ सुहाने सपने ही नहीं देखती थी, मनसूबा साजी भी किए जाती। मिस उन्नाब, आप मेरे साथ चलेंगी प्लीज़? मिस शमोना ने छुट्टी से 5 मिनट पहले तेज़ी से उसके कमरे में आते कहा। कहाँ? मिस उन्नाब ने बच्चों को बैग क्लोज करने का इशारा किया। सद्दीक बूट हाउस तक। मेरी नंद के बेटे की सालगिरह है। सूट तो पड़ा हुआ है नया, जूता नहीं है। मिस शमोना के लिए मसला अजीम था। घर बताना पड़ेगा। वो परेशान सी हुई। 10 मिनट लगेंगे, तुम भी ले लेना। पिछले 5 माह से यही इस्तेमाल कर रही हो जूते। अब मिस शमोना तेज़ी से शूज़ निकलवा रही थी। उन्नाब भी देखने लगी। 1-2 निकलवा के तो साइज़ भी चेक कर लिया।
लेकिन उनकी होशरुबा कीमत देखकर चुप हो रही। इसके बैग में टोटल 170 रुपये थे और अभी पे आने में पूरे 7 दिन रहते थे। वो तो स्कूल में भी कुछ खाना पीना होता तो फ्री पीरियड में ही खाती पीती थी, जब स्टाफ रूम खाली होता था। आखिर मिस शमोना को एक जूता पसंद आ ही गया था। सेल्समैन 4100 कह रहा था। थोड़ी बहस के बाद 3700 में फ़ाइनल हुआ। उन्नाब ने हसरत से देखा। वो तो सेल से 500 वाले जूते से सीज़न निकाल लेती थी, जितने का मिस शमोना ने जूता लिया इससे कम में वो पूरा महीना निकाल लेती थी। पैसे ना होना अलग बात होती है, लेकिन अपनी खून पसीने और मेहनत की कमाई के बाद पास पैसे ना होना दुख की बात होती है, अंत सब्र की बात होती है, नाकाबिले बर्दाश्त होती है। मेहरमा की छोटी बहन मरियम के देवर की शादी का कार्ड आया था। आजकल मेहरमा और हयात व्लॉगिंग में कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ होते, क्योंकि अपने प्लाट पर वो नीचे 4 दुकानें और ऊपर अपार्टमेंट बनवा रहे थे, जिसके लिए जाहिर है पैसा भी खूब सारा चाहिए था। वो कुछ ऐसे कंटेंट सोचते कि व्यूज़ ज़्यादा आएँ। मरियम से पूछो अगर हम इसकी देवर की शादी के व्लॉग बनाएं तो। हयात ने शादी से 2 दिन पहले मेहरमा से कहा, मुश्किल यही है, वो लोग पसंद नहीं करते। पूछना तो सही, शादी ब्याह की वीडियोस पे व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा, मैं पूछूंगी। लेकिन मरियम ने तो सुनते ही इनकार कर दिया कि इनके ससुराल में ऐसी बातों का बहुत ही बुरा ख्याल किया जाता है। ओह पेंडू लोग। हयात सुनते ही मेहरमा पर बिगड़ने लगा। मेरी क्या गलती है? अपनी बहन को मना नहीं सकती तुम? बहन को मना सकती हूँ, उसके ससुराल को बहन और मैं दोनों मिलकर नहीं मना सकते। हद है भाई, ऐसे तो काम रोकना पड़ेगा। मैं कहता हूँ अब शुरू किया है तो मुकम्मल हो ही जाए काम। खैर, तुम शादी की शॉपिंग अपनी हानियाँ की और तैयारी के व्लॉग बना के अपने चैनल पे तो डालो ना, उसकी शादी से पहले। फिर कुछ सोचते हैं, कोई नए इरादे जिससे व्यूज़ ज़्यादा आएँ। हयात के सर पर भूत सवार था। जी तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। आज मेरी और मेहरमा की लड़ाई हुई है। वो अपनी बहन के पास जाना चाह रही थी। मैंने कहा गर्मी बहुत है, कुछ दिन बाद चली जाए। लेकिन जनाब, इतनी सी बात पर हमारा झगड़ा हुआ जो कि तोल पकड़ गया और मेहरमा नाराज़ होकर बैठ गई। वो देखें, बेड पर मुंह फुलाई बैठी है, खाने का भी नहीं पूछा। हयात बोलता हुआ मेहरमा के करीब आया। वो गुस्से से उठकर बाहर चली गई। जी तो देखा आपने, नाराज़गी कुछ ज़्यादा ही हो गई। आप मुझे मशवरा दीजिए कि मेहरमा को कैसे मनाया जाए और दुआ कीजिए कि हमारे दरमियान सब ठीक हो जाए। हयात ने कैमरा बंद करके मेहरमा को बुलाया। ये चेक करो और इससे अगला व्लॉग अपनी तरफ का बनाकर तुम अपने चैनल पर डालो। आपने हयात का व्लॉग तो यकीनन देख लिया होगा। मैंने इनसे अपनी बहन के यहाँ जाने की इजाज़त मांगी थी। माँ बाप तो रहे नहीं, एक बहन है, क्या इससे भी ना मिलूँ मैं? अपनी तरह कहीं भी जाने का मैं कह दूँ, हयात का मुँह बन जाता है। अजीब अजीब बहाने बनाने लगते हैं कि वहाँ गर्मी ज़्यादा है, ये है वो है। जो वहाँ रह रहे हैं क्या वो इंसान नहीं? अब हानिया माशाल्लाह 12 साल की हो रही है, लेकिन बस ये मर्द यही तो चाहते हैं कि हम लोग बस इनके घरों में रहें। अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, 4-5 दिन यही ड्रामा चलाते हैं। 1-2 वीडियोज़ में रोके भी दिखा देना। रोके दिखाऊं? हाँ भाई। हयात और मेहरमा रात बेड पर मोबाइल पकड़ के बैठे अगले दिनों का लाया अमल तरतीब दे रहे थे। अम्मा कुछ और बीमार रहने लगी और उन्नाब के लिए फ़िक्रमंद भी। उन्नाब के रिश्ते के सिलसिले में उन्होंने अपने सोर्स और ताल्लुकात इस्तेमाल करने शुरू कर दिए थे। रात वाजिद ने इसे प्रपोज़ भी कर दिया। उन्नाब खुश थी बेहद, अपना वजूद हल्का और हवाओं में उड़ता महसूस होता। 1-2 रोज़ में वो अम्मा को बता देती। महमूद भाई और मजहर की अभी से कोई ख़ास फिक्र नहीं थी। रस्मान इसने वाजिद से सोचने का वक्त लिया था। अगले दिन वो शहर की तरफ चली आई। शहर को उन्नाब ने कुछ भी बता नहीं रखा था। बस वो इनके घर आती, इसको लिए छत पर आ जाती और गाहे बगाहे मुंडेर से नीचे वाजिद के घर पर नज़र डाल लेती। 1-2 बार छत पर वाजिद की माँ से भी दुआ सलाम हो गई। शहर का भतीजा बॉल से खेल रहा था। उन्नाब बेमकसद उसकी तरफ देखती और हंसती रही। शहर नीचे चाय लेने गई तो उन्नाब भी बच्चे के साथ खेलने लगी। बॉल वाजिद की छत पर गई तो उन्नाब इसे लेने 2 फीट के मुंडेर से वाजिद की छत पर फलांग गई। बाल पकड़कर ज़रा से नीचे झांका तो वाजिद और इसकी माँ सहन में बातें करते नजर आए। उन्नाब मुस्कुराहट दबाए उन्हें सुनने लगी। पक्का पता है ना, मान जाएगी, वाजिद की माँ कह रही थी। मान चुकी है, वाजिद ने बाछें फैलाई। है तो निकम्मा, पर यह काम अच्छा किया है। वाजिद की माँ मुस्कुरा रही थी। अभी भी निकम्मा कह रही हो? वारे न्यारे हो जाएंगे, 40,000 तनख्वाह हो जाएगी अगले महीने इसकी, और हम 3 जी। सारी ज़िंदगी के लिए मेरा काम करने का झंझट ही छूट जाएगा। उन्नाब के हाथों से बॉल गिरी और आंखों से ख्वाब। काम का भी पहले ही कह लेना, मेरी बूढ़ी हड्डियों से अब ना कपड़े धुलते हैं ना बर्तन। अभी से क्यों ड्राए माँ, आएगी तो सब करेगी। वाजिद की मकरूह मुस्कुराहट।
उन्नाब उल्टे पैरों वापस पलटी। ख्वाबों के टूटे धागे इसके पाँव से उलझते रहे, मगर वो आंसू रोकती बगैर इधर उधर देखती भागती हुई घर आई। अपने भाई अगर पीठ पीछे छुरी घोंपते थे तो वाजिद ने तो सीधी सीने के आर पार की थी। वो इसकी शख्सियत, इसके ख्वाब, सब इसकी तन्हाई क्यों देखते थे आखिर। बहुत बड़ा धचका था ये उन्नाब के लिए, और वो दिनों मुंह के बल गिरी रही। ख्वाबों की टूटी किरचियाँ इसे चुपती रहीं, जख्मी वजूद घसीटे वह हर रोज़ समय का समंदर पार करती। तनख्वाह दे के और शख्सियत तबाह करके अगर घर बसाना था तो इससे भाइयों के घर कंवारी भली। मेहरमा और हयात शुमाली इलाका जात की सैर की तैयारी पकड़ रहे थे। पैकिंग वीडियो साथ साथ चल रही थी। सारे सूट्स के स्टाइल एक जैसे ही हैं। बैग पैक करते मेहरमा ने मुंह बनाया। वो जो वेल ड्रेस वालों ने लेडीज़ जीन्स भेजी थी ना, वो रखो साथ। उनके साथ शर्ट्स को ज़्यादा ही शॉर्ट हैं। शुमाली इलाकों में हर तरह का लिबास चलता है। हयात ने बेपरवाही से कहा। मेहरमा ने सारी जीन्स और शर्ट्स रख लीं। हानिया तो पहले ऐसा लिबास ज़ेब तन करती थी। वीडियोस की बदौलत मेहरमा को अच्छा मेकअप करना भी आ गया था। लंबे और घने बाल तो थे ही, कुछ इलाके का असर था, कुछ इनकी खूबसूरती का, और इस पे लिबास। अच्छे खासे व्यूज़ आ गए थे। दुपट्टा कस कर लेकर वीडियो बनाने से लेकर बगैर दुपट्टे शॉर्ट लिबास तक का सफ़र तय हुआ था। हयात ने 2 दिन का सफ़र बढ़ा लिया था और मेहरमा ने शॉपिंग के प्लान्स। हयात का अभी तक वही रवैया था। मेहरमा को एक पैसा तक ना देता था। मेहरमा को व्लॉगिंग कुछ ख़ास पसंद भी नहीं थी, सिर्फ पैसे की खातिर करती। और पैसा फिर भी ना मिलता। अभी भी हयात की अयाशियाँ देखती रही तो कुड़ कर रह जाती। वो फ़कीर को भी 50 से कम का नोट नहीं देता था। चाहे 20 सामने आ खड़े होते, कोई भी किसी भी वक्त मांगता, हयात की जेब खुली होती। एक मेहरमा थी जिसे पाई पाई तरसा के दी जाती। हयात ने अपनी सभी फैमिली वालों के लिए गिफ्ट्स लिए थे। रात होटल के सफ़ेद बिस्तर पर लेटे इसने हयात से कुछ पैसों की फरमाइश की। तुम्हें आखिर करने क्या है? मरियम और इसके बच्चों के लिए गिफ्ट लेना है, कुछ दोस्तों के लिए भी। मुझे लिस्ट बना दो, जो मुनासिब लगा ले आऊँगा। हयात ने बेजार से लहजे में कहा। मुनासिब लगने वाली क्या बात है? हमने सब के लिए गिफ्ट्स लिए हैं ना। मेरा दिल चाहता है मैं इनके लिए भी लूँ। फजूल पैसे ज़ाया करने पे बहुत दिल चाहता है तुम्हारा, उसने चिढ़ाया। मेरी कमाई में से दें, जो सालों से हड़प करते आ रहे हैं। वो चिढ़ गई। मैं तुम्हारे पैसे पे लानत भेजता हूँ। जूता पाँव में उड़सते हयात खड़ा हो गया। भेजिए और मुझे दे दीजिए। अपनी कमाई लानत के साथ भी मंजूर है। मेहरमा आज इस मामले को आर या पार कर देना चाहती थी। जवाबन हयात बगैर कुछ कहे सारा गुस्सा दरवाजे पे निकालते बाहर निकल गया। मियाँ बीवी दुख सुख के साथ ही होते हैं, मगर मर्द को हमेशा दुख में ही साथी लगती है। सुख में वो अकेला ही रहना चाहता है, हयात जैसा मर्द। अम्मा का बीपी अक्सर इतना हाई होता कि वो होश व खैर से बेगाना हो जाती हैं। ऐसे में उन्नाब ड्यूटी पर जाते बहुत टेंशन का शिकार हो जाती। महमूद और मजहर की बीवियां थी, मगर मूड और मर्ज़ी की पाबंद। महीने के शुरू के 2-4 दिन उन्नाब और अम्मा का बहुत ख्याल रखा जाता। फिर उनका अपना काम निकल जाता तो इन दोनों को पहचानने से भी इनकारी होते। अम्मा दोनों बेटों के आते ही उन्नाब की शादी का जिक्र छेड़ देती और दोनों ही देखते हैं, सोचते हैं, कहते रहते। उन्नाब स्कूल से घर आई तो सलीमा बाजी आई हुई थी। ये उनकी कोई रिश्तेदार खातून थी। उन्नाब ने फैमिली की शादी की तकारीब में इन्हें देख रखा था। मैं बहुत परेशान हूँ सलीमा, सब तुम्हें बता दिया। अब तुम्हारे आगे दरख्वास्त कर रही हूँ। अम्मा का अंदाज मिन्नत भरा था। ऐसा ना करें खाला, मैं पूरी कोशिश करूँगी। सिर्फ कोशिश नहीं करनी सलीमा, तुमने ये काम लाजमन करना है। लगता तो है कि सुलेमान मान जाएंगे। मैं आज जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ। सुलेमान मान जाएं तो जैन को भी मना लेंगे। मुझे रात रात भर नींद ही नहीं आती सलीमा। तुम इससे बात करके रात से पहले मुझे फ़ोन करके बता दोगी। चलें खाला, मैं जाकर बात करती हूँ, फिर फ़ोन करके भी बताऊँगी। और अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अकेली ने ये काम करना है। उन्नाब आकिल बालिग है, स्कूल से ले जाना और निकाह पढ़वा के रख लेना। अम्मा की आंख से आंसू निकलकर झुर्रियों में गुम हुआ। हाथ जोड़ने की कसर बाकी थी। सलीमा को छोड़ने अम्मा दरवाजे तक गईं और यकीन दहानी करवाती रहीं। मुझे इतना हल्का मत करें अम्मा, वो रो देने को थी। हल्की तो तू अब है उन्नाब। मैं तुम्हारी कंड मजबूत करके इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। कोई सर पे साहिबान हो तुम्हारे। अम्मा इसके दोनों हाथ पकड़कर चूमने लगीं। सलीमा का देवर है जैन, बस उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है। मुनासिब है। अपने भाइयों को कानो कान खबर ना होने देना। स्कूल से जाकर अंगूठे लगवाना और घर बसा लेना। अभी अम्मा फ़ोन के इंतज़ार में ही थी कि ईशा के बाद अजल ने उचक लिया। नसीब को रोती उन्नाब तन्हा रह गई। हयात और मेहरमा की दुकानें किराए पर चढ़ गईं और अपार्टमेंट में अभी कुछ काम रहता था। एडवांस किराया इन्हें 2 लाख रुपए मिला था। मेहरमा ने हयात से कह दिया कि ये वो रखेगी। क्यों?
हयात सुनते ही हत्थे से उखड़ा। ये मेरी मेहनत की कमाई है हयात, ये मुझे लेने के लिए किसी जवाज़ की ज़रूरत नहीं। क्या हर वक्त मेहनत की कमाई लगाई रखती हो? बेहयाई के पैसे हैं ये तुम्हारे। हयात हत्थे से उखड़ा। कौन सी बेगैरती? सदमे और हैरत से मेहरमा की आवाज़ फट पड़ने को थी। यही जो वीडियोस में दिखाती हो, मेकअप, खुले बाल, रंग बिरंगे कपड़े, मैंने ही देख लिया है। औरत ऐसी बने बगैर पैसा कमा ही नहीं सकती। वो अपनी असलियत पे उतरा। ठीक है, अगर मर्द माशी तौर पर निकम्मा हो ना, तो औरत को ऐसा बन के कमाना पड़ता है। औरत की गैरत तो मर्द होता है ना। मेहरमा ने भी आईना दिखाया। तुम्हारा चैनल बंद ही करना पड़ेगा। वो हमेशा वाली धमकी दी। करवा दो, मैं भी अब कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, मेहरमा ने तहैया किया। बिल्कुल आसान है याद करना और लिखना। मेरा स्कूल, मजमून। आप स्कूल आते हो, सबसे पहले किस पे नज़र पड़ती है दाखिल होने से पहले? उन्नाव वहाँ पे बैठी थी। मैम, गेट पर। तालिबा ने एक यकजुबान होकर कहा। गेट के ऊपर क्या लिखा होता है? स्कूल का नाम। तो मजमून का आगाज़ स्कूल के नाम से करना है। फिर? मिस, आपसे कोई खातून मिलने आई हैं। मिस रिहाना ने दरवाज़ा बजाते हुए कहा। किसी बच्ची की माँ? नहीं, कोई रिश्तेदार है शायद। मिस को उन्हें कहो कि मैं आती हूँ, अभी मेरा पीरियड फ्री है, मैं ले लेती हूँ, आप मिल लें। मिस रिहाना अंदर आए तो उन्नाव स्टाफ रूम में चल दी। सलीमा बाजी, आप कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा वक्त ज़्यादा नहीं लूँगी, तुम्हारी अम्मा से किया वादा निभाने आई हूँ। जैन को मैंने मना लिया है। मैं सोचूंगी। वो वाजिद के घटियापन को भूली ही कहाँ थी। ऊपर से अम्मा की जुदाई ने जहन मफलूज कर रखा था। सोचने का नहीं, अमल का वक्त है। जैन तुमसे मिलना चाहता है, एक बार मिल लो, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। सलीमा बाजी कहते उठ खड़ी हुई। आप बैठे ना, मैं आपके लिए कुछ मंगवाती हूँ। नहीं भाई, बस नंबर दे दो अपना। जैन किसी दिन स्कूल से तुम्हें पिक कर लेगा, आधे पौने घंटे बाद वापस भी छोड़ देगा। घर आना चाहो या किसी कैफ़े में चंद ज़रूरी बातें कर लेना। सलीमा बाजी उजलत में रुखसत हुई। 2-4 दिन वो खामोश इंतज़ार करती रही। फिर से व्लॉग बनाने और चैनल अपडेट करने लगी। हयात में इतना जिगरा था ही नहीं कि इसकी कमाई इसके हाथ में थमा देता। मेहरमा कभी चिढ़ती, गुस्सा करती और ख़ामोश हो रहती कि चलो हानिया को अच्छा लाइफस्टाइल मिल रहा है। गुस्से में हयात इसका चैनल बंद कर देता, अपनी पेमेंट अयाशियों पर उड़ा देता, तो ये ना नज़र आने वाला तो इसे ड्राई रखता। चंद दिन बाद फिर से हिम्मत करती और अपनी पेमेंट मांग लेती। हयात ठंडा करके बिठा देता। वो तवाइफ़ों के बंदों पे हैरान होती कि कैसे वो औरत की कमाई के लिए सब सह जाते, उनकी कमाई अपने पास रखते, खर्च करते और हर काम की इजाज़त देते। उसकी हैरानी रफ़ा हुई थी। इसने हयात में वो झलक देख ली थी। काम वो अब भी कर रही थी, मगर एक कसक सी दिल में फिर भी रहती कि काश इसकी कमाई इसके हाथ में होती, इसकी तनख्वाह इसे मिलती। इसे कोई महल बना लेने का दावा नहीं था, मगर इतना तो हक रखती थी ना कि हाथों की मैल हाथों की मेहनत के ऊपर रखी जाती। हयात उसका ईमान रखता। काश मर्द के बोलों कबूल है के साथ मान और एतबार रखना भी निकाहनामे में शिक में होते। स्टाफ रूम में गहमा गहमी का आलम था। आज 10वीं जमात की अलविदाई पार्टी थी। सभी तालबात रंगीन कपड़ों में परियां बने हुए फिर रही थी। असातिज़ा की तैयारी भी देखने के लायक थी। सब एक से बढ़कर एक नज़र आने की कोशिश में मसरूफ़ थे। उन्नाव स्याह लिबास में थी, जिसके ऊपर सुनहरा तिल्ले और गोटे का काम था। सुनहरे जूते और हाथों में चंद एक चूड़ियाँ, धुला धुलाए चेहरा, पौनी में कैद बाल। स्टाफ रूम के कोने वाले सोफे बैठी बेजारी से सबका जायज़ा लेती थी। मिस शमूना की नज़र सबसे पहले इस पर पड़ी थी। इशारे से पास बुलाया और बैग से 2 सुनहरे कंगन निकाल कर दाहिने बाजू में डाले। बड़ी सी अंगूठी उंगली में डाली और बालियाँ कानों में। मिस प्लीज़, उन्नाव एहतजाज करती रह गई। दे नहीं रही, आज के दिन पहना रही हूँ, कल वापस कर देना। मिस इरम, ज़रा इनके चेहरे पे भी अपने फ़न का मुजाहरा कर दीजिए। मिस शमूना ने इसका रुख मिस इरम की तरफ किया। उन्होंने हल्के से पाउडर इसके चेहरे पर लगाया। बस काफ़ी है। उन्नाव ने हाथ उठाए। अभी तो शुरू ही नहीं किया। मिस इरम इसके एहतजाज को किसी भी खातिर में ना लाई। आँखों पे सुनहरे सियाह रंग से स्मोकी टच दिया। हल्का हल्का ब्लश ऑन उन्नाव के नाना करने पर भी लगा दिया। प्लीज़ किसी लाइट कलर की लगाइएगा। मिस इरम का हाथ लिपस्टिक मुंतखब करने लगा तो वो चिल्लाई। चलें, ये आपकी मान लेते हैं। उन्होंने लिपस्टिक रख कर गुलाबी लिप ग्लॉस उठा लिया। 10वीं क्लास की संदल को भेजना मिस, सबा को बाहर जाते देखकर इरम ने कहा। पोनी निकाल कर बाल ब्रश किए, तब तक संदल भी आ गई थी। ये दरमियान से मांग निकाल दिए बेटा। मिस की दोनों साइड से फ्रेंच ब्रेड बनाकर पीछे कैचर लगाकर बाकी बाल खुले छोड़ देना। मिस इरम संदल को हदायत देते मेकअप ठीक करने लगी।
सब टीचर्स बाहर चली गई थी और नाब को बाहर जाते अजीब झिझक सी महसूस हो रही थी। वो कभी इतना तैयार नहीं हुई थी। हिम्मत करके दुपट्टा सेट किया जब इसका मोबाइल बजा। सलीमा बाजी की कॉल थी। जैन तुम्हारे स्कूल के गेट से बाहर खड़ा है, इसके साथ आधे घंटे के लिए चली जाओ। बगैर अहवाल पूछे कहकर सलीमा बाजी ने फ़ोन बंद कर दिया। या खुदा, दोनों हाथों में सर गिराती सोफे पर बैठी। तभी प्रिंसिपल वॉशरूम से निकली। क्या हुआ मिस नाब? कुछ नहीं, कहते कहते वो रुकी। छुट्टी भी तो लेनी थी। मुझे आधे घंटे के लिए कहीं जाना है। पलके गिराए वो दिक्कत से बोल रही थी। किसके साथ? प्रिंसिपल ने घड़ी देखते हुए पूछा। वो फियांसी के साथ। और नाब का हलक खुश्क हुआ। सेटिंग की हुई थी? प्रिंसिपल ने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए कहा, मगर लहजा बारोब था। नो मैम, मेरी कभी बात नहीं हुई, आज पहली बार। कोई जैन साहब आए बाहर, मिस नाब को बुला रहे हैं। तभी प्यून पैगाम ले आया। आधे घंटे का मतलब 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ताकीद करते हुए बाहर निकली। नाब ने दुपट्टा सर पर ओढ़ा, शाल शानों के गिर्द फैलाई, बैग कंधे पर डाले, स्पार्ट चेहरे से बाहर निकली। मैंने 10 साल 3 मुख्तलिफ मुल्कों में गुजारे हैं। अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार शुरू किया। जैन इसे कैफ़े में लाया था। रस्मन हाल अहवाल पूछने के बाद वो कह रहा था, आपने शादी क्यों नहीं की? मेरा मतलब अभी तक माँ बाप थे नहीं भाई। जैन मुस्कुराते बोला, ज़्यादा उम्र का लग रहा हूँ। थोड़ी पे हाथ टिकाई वो पूछ रहा था, नहीं तो? और नाब एक नज़र उसके चेहरे को देखकर बोली, हालांकि मैंने आने से पहले कोशिश की थी कि ज़्यादा उम्र का ना लगूं। और नाब नज़रें उठाती तो देख पाती इसके चेहरे पे शरारत बिखरी पड़ी थी। आपने इतनी जल्दी इतनी तैयारी कर ली? हैरत है। शरारत हनूस चेहरे पर डेरा जमाए हुए थी। मेरे स्कूल में पार्टी है आज, टीचर्स ने ज़बरदस्ती बस तैयार कर दिया। और नाब ने घबरा कर सर पर दुपट्टा दुरुस्त किया। कंगन कलाई में एहतजाज करते रह गए। बहुत अच्छी ज़बरदस्ती की उन्होंने वैसे। संजीदा लहजे में लबों के कोनों ने बिल्कुल साथ ना दिया। जैन इससे यूं बात कर रहा था जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हो। वाजिद वाला हादसा उन आपकी ज़िंदगी में ना हुआ होता तो यकीनन वो इसकी ज़ात की अब तक असीर हो चुकी होती। तुम लड़कियों को कैद का काफ़ी शौक़ होता है वैसे। गेट पर इसे उतारने से पहले निचला लब दांतों तले दबाए कह रहा था। क्या मतलब? नाब ने नासमझी से उसे देखा। हाथ चूड़ियों की कैद में, उंगलियां अंगूठी की, कान बुंदों की, बाल कैचर की, गला चेन की, एक पाँव बचता है इस पर भी पायल बांध लेती हो। पायल वाहिद ज्वेलरी थी जो वो घर से पहन कर आई थी। नाब इसे हैरत से देखती इसके मुशाहिदे की मोतरिफ हुई। कैद नहीं, हमें इनको अपने साथ रखना अच्छा लगता है। धीमे से कहती वो स्कूल गेट पार कर गई और जैन के दिल में ठहर गई। हमसाए से बिरयानी की प्लेट आई थी। हयात ने स्टैंड पर कैमरा फिट किया। नाजरीन, आज हमने बनाई है बिरयानी। आह क्या खुशबू है, वाह वाह, मेरी तो देखते ही भूख चमक उठी। नाजरीन देखिए ज़रा, शक्ल से कितनी मज़ेदार लग रही है। आज का दिन तो बहुत अच्छा होने वाला है। बिरयानी मेरी फेवरेट डिश है। जिस दिन बिरयानी बनी हो मेरा दिल और दिन दोनों बेहद खुशगवार गुज़रते हैं। ये मैं खाने लगा हूँ बिरयानी। चमचा भर के मुंह में डाला। कमाल यार, महरमा के हाथ में तो जादू है। लें, पीछे खड़ी महरमा मिन्नतों पर उतार आई है कि मेरे लिए भी 2 चमचे बचा दो। वीडियो का इख्तिताम हुआ, साथ में बिरयानी की प्लेट का भी। अब ऐसे कंटेंट बनाएंगे, महरमा बिगड़ी। वैसे भी चैनल के व्यूज़ कम होते जा रहे हैं। हाँ, सोच रहा हूँ बहुत कमा लिया, अब बस ये चैनल वगैरह बंद करते हैं। किराया आता रहेगा, गुजारा होता रहेगा। बंद कैसे करेंगे? किसी को सेल कर देंगे। और मेरा चैनल, वो भी अपना तो नहीं, मुझे सेल करना, क्योंकि हानिया भी मेरे साथ वीडियोस बनवाने लगी है। इसकी शादी पर इसको गिफ्ट कर देंगे। चलें ऐसा कर लेते हैं। किराया आपके पास आता रहेगा, मेरे चैनल की पेमेंट आप मुझे दे दिया करें। मैं आहिस्ता आहिस्ता हानिया का जहेज़ बनाती हूँ। ये खुशफहमी मत पाला करो कि मैं कभी तुम्हें पेमेंट दूंगा। हिसाब किताब मर्द का काम है और वही करता अच्छा भी लगता है। इसमें मर्द औरत वाली क्या बात है? जिसकी मेहनत इसका मुआवजा। महरमा ने नर्म लहजे में कायल करना चाहा। आवारा औरतें रखती हैं अपने मुआवजे अपने पास। हयात भड़का, बड़ी खुशकिस्मत हैं। फिर तो आवारा औरतें। महरमा ने आह भरी, और तुम ऐसी खुशकिस्मत कभी भी ना होगी। हयात के लहजे में फिरौनियत उतरी। वक्त बड़ा कुछ कर दिखाता है। बहरहाल मेरे वक्त तक ये नहीं होगा। मेरी भी ज़िद है, जब तक ज़िंदा हूँ तुम्हारे हाथ पैसा नहीं दूंगा। अटल लहजे में तज़हीक ही तज़हीक थी। मैं लेना चाहूँ तो मुझे कोई भी रोक नहीं सकेगा। महरमा का अंदाज़ चैलेंजिंग था। तुम मर भी जाओ तो तुम्हारा पैसा तुम्हें नहीं दूंगा। वो इंसान ही था, पर इस वक्त हवाओं पर काबिज़ था। इसका लहजा जाबिर तख्त नशीनों सा था। मरने के बाद मुझे चाहिए भी नहीं। ज़िंदा इंसानों की ज़रूरियात होती हैं, मरे हुए की ख्वाहिश तो कफन भी नहीं होता।
कहते वो उठ गई और ये टॉपिक आइंदा के लिए अपने अंदर दफन कर लिया। अनाब आज सारा दिन परेशान रही। महमूद भाई की ख्वाहिश थी कि वो ऊपर आकर इनके साथ रहने लगे। मजहर भाई बज़िद थे कि नीचे रहे। पहले वो इनकी माशी ज़रूरियात पूरी करती थी, अम्मा के जाने के बाद घरेलू भी करने लगी थी, बल्कि ज़बरदस्ती करवाई जाती। घर में एक सर्द जंग छिड़ी हुई थी। वो मासूम होते हुए भी मुजरिम थी। ब्रेक टाइम जैन लेने आ गया। अनाब हाफ डे लेकर उसके साथ आ गई। इस बार वो इसे घर लेकर आया था। लंबाई के रुख 2 पोर्शन बने थे। गेट से अंदर दाखिल होते ही सलीमा बाजी का पोर्शन था और पीछे जैन का। 2 बेडरूम और लाउंज फर्नीचर से आरास्ता थे। जब तक जैन इसे पोर्शन दिखाता, सलीमा बाजी ने खाना तैयार कर लिया था। उनके बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। स्कूल से छुट्टी का वक्त हो गया, प्लीज़ मुझे छोड़ आइए। वो खड़ी हुई। जुमेरात को तैयार रहना अनाब, जैन तुम्हें स्कूल से ही पिक कर लेगा। जुमा और हफ्ता की तुम छुट्टी ले लेना। आगे इतवार होगा, 3-4 दिन तक मामला ठंडा हो जाएगा तो पीर से स्कूल ज्वाइन कर लेना। ख्वाहिश थी कि निकाह से पहले तुम अपनी सब शॉपिंग मुकम्मल कर लो, मगर फिर सोचा ये कहीं तुम्हारे लिए मुश्किल ना कोई खड़ी हो जाए। बाद में इंशाल्लाह सब होता रहेगा। सलीमा बाजी ने पूरा प्रोग्राम तरतीब दे दिया। घर आकर सारा दिन वो परेशान रही कि वाजिद की तरह ये भी कहीं इसके साथ धोखा ही ना हो रहा हो। फिर तो कोई ठिकाना भी नहीं बचेगा। परेशानी से सारी रात नींद ही नहीं आई। अगले दिन इसने जैन को कॉल की। शादी के लिए मेरी एक शर्त है। क्या? आप अपना घर मेरे नाम कर दें। ये बंदा काफ़ी नहीं है क्या? मुझे मकान भी चाहिए, क्योंकि इंसानों के बदलते क्या पता चलता है। साफ गोई से बोली। यानी आप इंसान पर ईंट गारे को फौकियत दे रही हैं? फौकियत की बात नहीं, सच है कि मेरी शादी की एक वजह तहफ़्फ़ुज़ और ठिकाना भी है। ठीक है, जैसा तुम चाहो। निकाह से चंद मिनट पहले घर अनाब के नाम हो चुका था। औरत हर सूरत में अजीम है, ख्वाह वो नौकरी करती हो, ख्वाह घर संभालती हो। अगर मेहनत करती है तो मेहनत का मुआवजा रखने और अपने मुताबिक खर्च करने का हक़ और अख्तियार भी रखती है। अगर वो अपनी कमाई अपने हाथों खर्च करना चाहे तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं। औरत घर गृहस्थी होती है, अपना घर और बच्चे इसे सबसे ज़्यादा अजीज़ होते हैं। मैं मान ही नहीं सकती कि इन 2 जगहों के अलावा वो किसी को फ़ौकियत दे सकती है। इनके अलावा किसी पर खर्च कर सकती है, किसी पर पैसा लुटा सकती है। तमाम नौकरी पेशा बीवियाँ, बहनें, माएँ, बेटियाँ अपनी कमाई पर पूरा पूरा हक़ रखती हैं। कोई शौहर, भाई, बाप, बेटा इन्हें इस हक़ से महरूम नहीं रख सकता, और अगर रखता भी है तो इन्हें भी पूरा पूरा हक़ हासिल है अपनी ज़िंदगी की बाबत फ़ैसले का। वो राज़िक एक ही है जो इन्हें रोज़ी कमाने का हक़ तफ़वीज़ करता है। वो मालिक और खुदा एक ही है जो ऊपर, सबसे ऊपर सबको देख रहा है। ज़मीन पे इसने कोई खुदा नहीं बनाया, ना किसी को किसी पर जुल्म का कोई हक़ दिया। आप अपनी कमाई अपने शौहर, बाप, भाई को बखुशी देती हैं, ठीक है। आप अपनी कमाई इन्हें नहीं देना चाहती हैं, अपने हाथों खर्च करना चाहती हैं, कीजिए। ये जुल्म आप पर हो रहा है, आप बर्दाश्त की सकत रखती हैं, आपको आपके सब्र के मुताबिक नवाजा जाएगा। आप ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करना चाहती, कोई फ़ैसला चाहती हैं तो हिम्मत कीजिए। तीसरे दिन महमूद भैया और मजहर को अनाब का पता भी मिल गया था। दोनों इसे धमकाने आए थे। काश वो भाइयों का सामान लेकर आते। अनाब की इन्हें देखते ही आंखें छलक पड़ी। बिरादराना शफ़क़त का कोई पहलू तो इनमें से पहले भी नहीं छलकता था। मान क्या देते? कितनी देर अनाब को कायल करते रहे। वो कोर्ट में जैन के ख़िलाफ़ केस करना चाह रहे थे। इस पे अगवा का मुकदमा चलाना चाहते थे। अनाब नफ़रत भरी चुप से इन्हें देखती रही। जैन कभी इसे देखता, कभी इसके भाइयों को। मामला रफ़ा करने के लिए सुलेमान भाई को आना पड़ा। अगर कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ना ही है तो एक मुकदमा अनाब की तरफ से भी होगा, हम सब की सपोर्ट के साथ। क्या? मजहर भाई के लहजे में डर बोलता था। घर में से अनाब के हिस्से का मुकदमा। घर का बंटवारा पहले ही हो चुका है, इसमें से अनाब को कोई हिस्सा नहीं। वो तेज़ी से बोले। हाँ, अगर तुम लोग केस ना करो तो। केस करोगे तो एक तो हम केस करेंगे, दूसरा अनाब को इसका हिस्सा भी दिलवाएंगे और हक़ भी। और आप लोगों को बता दूं, मैं आपकी अम्मा ही ये रिश्ता तय करके गई हैं। सलीमा बाजी बोली। देख लेंगे हम। दोनों भाई आगे पीछे बाहर निकले। ज़रूर, हमें इंतज़ार रहेगा। सुलेमान भाई भी तेज़ी से बोले। सब उठ गए थे। वो एक ही पोजीशन में सोफ़े पर साकित बैठी थी। तभी एक भारी हाथ इसके दोनों हाथों के ऊपर आन रुका। कुछ नहीं होगा, परेशान मत हों, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है। जैन तसल्ली दे रहा था। सगे भाई ऐसे होते हैं, खूनी रिश्ते ऐसे होते हैं। वो जानने के बावजूद शशदर थी। ऐसे ही होते हैं यार। अब मेरे भैया भाभी को ही देख लो, इतनी प्यारी लड़की होने के बावजूद अब मेरी शादी कर दी। ना चाहते भी अनाम मुस्करा दी। हानिया की शादी को चंद माह गुजरे थे। कल इसकी जर्मनी की फ़्लाइट थी।
مہرما اور حیات اسے ایئرپورٹ چھوڑنے گئے تھے، شام سے ذرا پہلے واپس آ گئے تھے، مگر ساری رات سونے کے باوجود تھکاوٹ ہنوز تھی، کچھ بڑھتی عمر کا بھی تقاضا تھا۔ حیات کی البتہ وہی سرگرمیاں تھیں، گھومنا پھرنا، دوستوں کے ساتھ عیاشیاں۔ مہرما سارا دن گھر میں بور ہوتی یا دیورانی کی طرف چلی جاتی۔ 3 دن کا کہہ کر حیات کا آغان گیا تھا اور آج 5واں دن تھا۔ فکر معاش تو تھی نہیں، دکانوں کا اچھا خاصا کرایہ آ جاتا، گھر کا سودا سلف آ جاتا اور باقی حیات یار بیلیوں میں اڑا دیتا۔ اپنا چینل مہرما نے ہانیہ کو دے دیا تھا، وہ کبھی کبھار ویڈیو ڈال دیتی۔ مہرما کا تو اب ایک ہی شوق تھا، حج کی ادائی کا، لیکن حیات اس طرف آتا ہی نہیں تھا۔ 2-4 ملک وہ گھوم آیا تھا دوستوں کے ساتھ، مگر عمرہ اور حج وغیرہ کا اسے کوئی شوق نہیں تھا۔ مہرما کو تھا، مگر اس کا ازلی مسئلہ پیسہ تھا۔ اگلے دن حیات آ تو گیا تھا، مگر خاصا تھکا سا تھا، پین کلر لے کر سو گیا۔ صبح مہرما ناشتہ بنا کر لائی تو اپنا داہنا کندھا دبا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تھکاوٹ نہیں اتری ابھی؟ مہرما نے ناشتہ سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ نہیں، بس یہ حصہ سن سا ہو رہا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائی۔ کتنی بار تو دیکھا ہوا ہے ہم نے کاغان، پھر پہنچ گئے تھے دوستوں کے ساتھ۔ جو مزہ دوستوں کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ کہاں؟ وہ ٹانگ دباتے ہنسا۔ بیٹی بیاہ لی، دوست آنے نہیں گئے۔ مہرما نے افسوس سے سر ہلایا، اس نے سیدھے ہو کے بیٹھتے ناشتہ پکڑا۔ حیات ٹانگ دباتے ذرا سا نیچے جھکا اور گر گیا۔ مہرما بوکھلائی ہوئی آگے بڑھی، مگر بے ہوش تھا۔ منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، حلق میں پانی ٹپکایا، ہنوز بے ہوش تھا۔ حیدر! دیور کو بلاتے مہرما کی آواز چیخ سے مشابہ تھی۔ ریسکیو ٹیم پہنچ چکی تھی، لاہور کے مہنگے اور بڑے اسپتال لے جایا گیا۔ حیات کی داہنی جانب فالج کا اٹیک ہوا تھا اور بے حد شدید ہوا تھا۔ زبان سمیت داہنا حصہ پورا مفلوج ہو چکا تھا۔ 2 دن بعد ڈھیر ساری دواؤں اور دعاؤں کی درخواست کے بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اناب اور زین کا پہلا مہینہ تو اپنی شاپنگ میں گزرا تھا، دوسرا مہینہ انہوں نے گھریلو اشیاء اور ضروری چیزوں کی اشیاء کی شاپنگ کی تھی۔ تیسرے مہینے زین نے مہینے کے شروع میں اناب کے ہاتھ پر کچھ رقم رکھی۔ کس لیے؟ تمہاری ضرورت کے لیے۔ اناب کا ہلکا سا دل دہلا۔ بینک فون کر کے اس نے اماؤنٹ پتہ کیا۔ 3 ماہ کی سیلری جو کہ تو اس کے اکاؤنٹ میں موجود تھی۔ یہ صبح پیسے کیوں دیے تھے آپ نے؟ تمہاری ضرورت کے لیے بھائی۔ زین لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا۔ لیکن میری تو سیلری آتی ہے نا، تو یہ کہ میں اپنی ضرورت وہاں سے پوری کر سکتی ہوں۔ نان نفقہ میری ذمہ داری ہے جناب۔ واقعی؟ اناب شریر لہجے میں بولی۔ کوئی شک ہے کیا؟ وہ 1 ماہ تو اناب نے خوب عیش کیے، من پسند شاپنگ، پارٹیز، اور ہاں اب تو اسٹاف روم میں میرے ہسبینڈ نے ٹاپک چھیڑتا تو وہ اٹھ کر باہر نہیں جاتی تھی، زور و شور سے حصہ لیتی۔ ہفتے کی شام وہ اپنا چیک اپ کروانے گئی۔ اسپتال کی سیڑھیاں اترتے اسے محمود بھائی نظر آئے جو سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے نگاہیں جھکائے ان کے پاس سے گزری۔ بالکل پاس سے گزرتے محمود بھائی نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ اناب نے نم آنکھوں سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اسپتال کے اندر جا رہے تھے۔ بس یہی تو چاہیے ہوتا ہے بہنوں کو بھائیوں سے۔ وہ کسی احساس کے زیر اثر کتنی دیر وہاں کھڑی رہی۔ اناب شام کی چائے لے کر ٹیرس پر آئی۔ زین موبائل ہاتھ میں گھماتے ٹہل رہا تھا، چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ اناب کے آنے کا اس نے نوٹس ہی نہ کیا۔ چمچہ کپ پر بجا کر اسے متوجہ کرنا پڑا۔ چائے پیتے بھی خاموش سا تھا، حالانکہ اس کی عادت تھی کوئی نہ کوئی چٹکلا چھوڑتا رہتا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں۔ وہ گاہے بگاہے زین کو دیکھتی رہی۔ کچھ نہ کچھ پریشانی زین کو تھی ضرور۔ ہونٹ کاٹتا، ناخن چباتا، اٹھ کے ٹہلنے لگتا یا سر ہاتھوں میں گرائے لیپ ٹاپ پہ مصروف نظر آتا۔ کھانا؟ اناب نے اس کی توجہ کو محسوس کرنا چاہا۔ بھوک نہیں ہے۔ وہ اس کے قریب صوفے پر آ کر بیٹھی۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا مسئلہ ہے؟ ارے نہیں، کچھ بھی نہیں، ہو جائے گا، استاد ہیں ہم، کہہ کر دیکھو، آزما لو۔ اناب نے اس کا موڈ بہتر کرنا چاہا۔ یار مجھے پیمنٹ نہیں ملی، صبح دوسری پارٹی کا مال بھیجنا ہے، معاہدہ کیا ہے، اکاؤنٹ خالی پڑا ہے اور کہیں سے بندوبست بھی نہیں ہو رہا۔ کتنے چاہیے؟ چاہیے تو زیادہ ہیں، لیکن ڈاؤن پیمنٹ میں کم سے کم کام بن جائے گا۔ اناب نے اپنی دراز سے چیک بک نکال لی، سائن کر کے چیک زین کو تھمایا۔ ارے نہیں، ادھار لے لیں، میں کر رہا ہوں کوشش، کہیں اور سے بندوبست ہو جائے گا۔ زین، میں جو کما رہی ہوں اس گھر کے لیے، ہمارے لیے ہے۔ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ کیوں میں آپ کو اس قابل نہیں لگی۔ کیا آپ نے اپنا مسئلہ مجھ سے نہیں ڈسکس کیا؟ مجھے اچھا نہیں لگتا بیوی کی کمائی پر نظر رکھنا۔ بات اچھے یا برے کی نہیں، احساس کی ہے۔ آپ جب چاہیں جتنا چاہیں میری کمائی میں سے لے سکتے ہیں، بالکل ایسے جیسے میں جب چاہوں جتنا چاہوں آپ کی کمائی میں سے لے سکتی ہوں۔ اناب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چیک تھمایا۔ میں چاہتا ہوں آپ اپنی کمائی صرف اپنے لیے رکھیں۔
زین یقین کریں میری قبر میں کوئی الماری نہیں ہوگی، کوئی دراز نہیں ہوگا جہاں میں یہ پیسے رکھ سکوں۔ یہ دنیاوی سہولتیں اور دنیا میں ہی رہ جانی ہیں۔ تحفے میرے ایسے پیسوں پر جو مشکل وقت میں آپ کے کام نہ آ سکیں۔ او یار پلیز اتنی خوفناک مثال تو مت دو، اب پلیز آ کر کھانا کھا لیں۔ آئیں باہر سے کچھ کھا کر آتے ہیں۔ زین نے چیزیں سمیٹیں۔ اس ہولیے میں اناب نے اپنا سلوٹوں سے بھرا لباس دیکھا۔ خیر ہے۔ زین نے چابی اور موبائل جیب میں اڑسا۔ حیات کا جسم اور زبان خاموش اور ساکت رہتی، ایک آنکھیں تھیں جو رواں رہتی، پتلیاں ادھر ادھر گھومتی اور پانی سے نہا لیتی، بازو اور ٹانگ کی وینز بالکل بے جان تھی۔ بہترین دواؤں سے جان آنے میں وقت لگنا تھا، بہت سے دن، مہینے یا چند سال۔ مہرماں کی زبان ہمہ وقت ہلتی رہتی اور اس کے لیے تندرستی مانگتی رہتی۔ مہرماں اسے سنبھالتی، ایک لڑکا بھی رکھا ہوا تھا۔ ٹونے ٹوٹ کے مہرماں سب آزما رہی تھی، دن بھر حیات کی ٹانگ کی مالش کرتی رہتی، رات بھر بازو دباتی رہتی، تھک ہار کر حیات کی چارپائی کی پٹی سے سر ٹکائے سو رہتی۔ ذرا سی اونگ آتی، جھٹکا سا لگتا اور زبان پھر سے رواں ہو جاتی۔ کبھی مہرماں کو لگتا وہ کہنا چاہتا ہے، وہ دھیان اس کے چہرے پر لگا لیتی، آنکھوں میں بہت کوشش سے جنبش ہوتی اور تھک ہار کر پانیوں سے بھر رہتی۔ ہانیہ بھی ہر روز ویڈیو کال سے احوال پوچھ لیتی، وہی دوست جن کو حیات دن رات عیش کرواتا تھا حال پوچھ کے نہ آئے۔ مہرماں نے چارپائی کے چاروں پایوں کے نیچے ٹائر لگوا لیے تھے، باہر نکالنے میں آسانی ہوتی۔ ابھی بھی وہ خود ہی دھکیل کر چارپائی صحن میں لے آئی تھی۔ شام ڈھلنے سے ذرا پہلے حیدر آیا تھا دکانوں کے کرائے لے کر۔ 70ویں اسکیل کے آفیسر کی تنخواہ جتنی رقم تھی، بھلے دقتوں میں کیا گیا، یہ بھلا فیصلہ بھی ان کے کام آ رہا تھا۔ حیدر کچھ دیر بیٹھا، حال احوال پوچھتا رہا، پھر نوٹوں کی گڈی مہرماں کو تھما دی۔ مہرماں نے اپنے ہاتھوں سے نوٹوں کا وزن محسوس کیا۔ ہاتھ کی نمی کے اوپر ہاتھ کی میل تھی، آنکھ میں یاد نمی بن کر ٹھہری۔ تم مر بھی جاؤ تو تمہارا پیسہ تمہیں نہیں دوں گا۔ کئی سال پہلے حیات زمینی خدا بنا ہوا تھا، وہ زندہ تھا اور پیسہ مہرماں کے ہاتھ میں تھا۔ قارون کے خالی ہاتھ حیات کے منہ پر الٹے ہو کر پڑے تھے، آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر رہیں۔ دونوں کو بیک وقت ایک سا لمحہ یاد آیا تھا، بے بسی تھی اور حد سے سوا تھی۔ اونچے بول اور سخت لہجے انسان کو زیب ہرگز نہیں دیتے، کیونکہ انہوں نے اس کا حساب دینا ہوتا ہے۔ اگر کسی کا صبر حد سے سوا ہو تو یہیں، وگرنہ آخرت میں تو لازم۔ مہرماں نے ان قیمتی کاغذوں کے بے مول نیلے پرنٹ پہ نگاہیں جما دی اور آنکھوں سے تحریر کرنے لگی۔ زمینی خدا سمجھتے ہیں یہ کاغذ کے ٹکڑے ان کی رعیت میں ہوتے ہوئے ہمارے لیے انمول ہیں۔ انمول یہ نہیں، ان کے ساتھ دیا مان ہوتا ہے۔ مان یہ کہ ہاں تمہارے سامنے ان کی کیا اوقات، محبوب چیز کی محبوب انسان کے لیے قربانی ہی تو اس رشتے کو انمول کرتی ہے، مان بڑھاتی ہے۔ ساری زندگی وہ اس مایا کے لیے ترستی رہی، محنت کرتی رہی ہے، ابھی پوری ایک گڈی اس کے سامنے تھی اور ان کی کچھ حیثیت، کچھ اہمیت نہ تھی۔ ان کو سنبھالنے والے ہاتھ بے جان اور ساکت پڑے تھے، حساب کرنے والا دماغ نااہل ہو چکا تھا، ان کے لیے بد زبان اور ہذیان بولنے والی زبان بے بس تھی۔ دو آنسو مہرماں کی آنکھ سے نکلے اور نوٹوں کے اوپر ٹھہر رہے۔ ان میں تو آنسو جذب کرنے کی بھی صلاحیت نہیں، کیسے بے حس تھے یہ نوٹ، جو احساس کرنے والوں تک کو تڑپا دیا کرتے تھے، ترسایا کرتے تھے۔ ذرا سا آگے ہو کر مہرماں نے حیات کا داہنا بے جان ہاتھ اٹھایا اور نوٹوں کی گڈی نگاہوں سے حیات پر سے وار کر اس کے بے جان ہاتھ میں تھما دی۔ حیات کی رواں آنکھوں کی روانی حد سے سوا ہوئی۔ مہرماں نے اس کا بایاں تھرکتا زندگی سے بھرپور ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلانے لگی۔ زندگی نے کچھ خراج وصول کر کے نوازا بھی بہت تھا، زین جیسا شوہر، دو پیارے سے بچے، زندگی سے بھرپور زندگی۔ محمود اور مظہر بھائی کبھی کبھار کال کر لیتے، شروع میں تو وہ ڈرتی تھی، مگر زین سے ملے اعتماد کے باعث اب بے جھجک تھی۔ کچھ فیصلے وقتی طور سے غلط صحیح، وقت آنے پر ٹھیک ثابت ہوتے ہیں، اور اپنے اوپر ظلم کے خلاف اٹھایا جانے والا فیصلہ اور قدم کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اناب خوش تھی، بے حد خوش، اور ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی تھی۔ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی، اجازت دیجیے، اللہ پاک حافظ۔